आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले सुखाधिकार प्राप्त के तरीके नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि सुखाधिकार प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। धारा 13 से लेकर 18 सुखाधिकार प्राप्त करने के तरीके। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत सुखाधिकार को प्राप्त करने के 3 तरीके बताए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संविदा द्वारा, जिसे धारा 13 और 14 में बताया गया है। नंबर 2, चिरभोग द्वारा, जिसे धारा 15, 16 और 17 में बताया गया है। नंबर 3, प्रथा द्वारा, जिसे धारा 18 में बताया गया है। नंबर 1 पे जो दिया गया संविदा द्वारा, सबसे पहले हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखते हैं। नंबर 1, संविदा द्वारा सुखाधिकार की प्राप्ति, धारा 13 और 14। संविदा द्वारा प्राप्त सुखाधिकार को अनुगामी द्वारा प्राप्त सुखाधिकार भी कहा जाता है। इस सुखाधिकार में अधिभावी स्वामी और अधिसेवी स्वामी में संविदा होती है। यह संविदा अभिव्यक्त भी हो सकती है या विवक्षित भी हो सकती है। जब यह संविदा अभिव्यक्त होती है तो सुखाधिकार संबंधी प्राय कोई समस्या नहीं आती है, किंतु जब संविदा द्वारा प्राप्त सुखाधिकार विवक्षित संविदा द्वारा होता है तो उसमें सुखाधिकार संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए न्यायालय परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित करता है कि दोनों पक्षकारों में सुखाधिकार की संविदा हुई। ऐसी परिस्थितियां 2 प्रकार की होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आवश्यकता का सुखाधिकार, इसे विवक्षित संविदा का प्रकार है। नंबर 2, अर्ध सुखाधिकार, यह विवक्षित संविदा का प्रकार है। नंबर 1 पे दिया गया है आवश्यकता का सुखाधिकार, इसे ही देख लेते हैं। आवश्यकता के सुखाधिकार को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, तात्पर्य। आवश्यकता का सुखाधिकार वह सुखाधिकार है जो अधिभावी दाय के उपभोग के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है और कोई विकल्प नहीं। नंबर 2 पे आता उदाहरण, जैसे मान लीजिए कि ए अपने मकान का आधा भाग बी को बेच देता है और आंगन में स्थित कुआं बी के हिस्से में चला जाता है, तो कोई और विकल्प न होने पर बी की जमीन पर स्थित कुएं से ए पानी ले सकता है, क्योंकि ऐसे में ए को पानी लेने का जो सुखाधिकार है वह आवश्यकता का सुखाधिकार है। नंबर 3 पे आता है आवश्यक तथ्य शर्त। आवश्यकता के सुखाधिकार की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें होती हैं। नंबर 1, किसी संपत्ति का स्वामित्व किसी एक व्यक्ति में होना। नंबर 2, संपत्ति का अधिभावी संपत्ति या अधिसेवी संपत्ति में विभाजित हो जाना। नंबर 3, अधिभावी संपत्ति के उपभोग के लिए अधिसेवी संपत्ति पर से सुखाधिकार की अत्यंत ही आवश्यकता होना। नंबर 4, इसके लिए कोई और विकल्प न होना। नंबर 4 पे आता है प्राप्ति के तरीके। आवश्यकता का सुखाधिकार विभाजन, वसीयत, विक्रय, दान आदि से प्राप्त हो सकता है। नंबर 5 पे आता है अंत। आवश्यकता का सुखाधिकार तब समाप्त हो जाता है जब आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसे धारा 41 में बताया गया है। नंबर 6 पे आता है उद्देश्य। आवश्यकता के सुखाधिकार को इसलिए बनाया गया है ताकि कोई संपत्ति ऐसी न रह जाए जिसका लाभकारी उपभोग न हो सके, अर्थात इसे अधिभावी संपत्ति को उपयोगी बनाए रखने के लिए सृजित किया गया है। नंबर 7 पे आता है वाद। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। सुखदेई बनाम केदारनाथ। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आवश्यकता का सुखाधिकार वही दिया जाएगा जहां पर स्थिति ऐसी है कि बिना इसे दिए उस संपत्ति का लाभप्रद उपभोग हो ही नहीं सकता। अगला वाद आता है मोहम्मद अता हुसैन बनाम कादिर बख्श। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आवश्यकता से तात्पर्य है पूर्ण आवश्यकता। अगला वाद आता है दरोगा लाल बनाम देवीलाल। इस मामले में पटना उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि आवश्यकता का सुखाधिकार वहां उत्पन्न होता है जहां की जिस संपत्ति के लिए इसे मांगा जा रहा है उसका हितकर उपभोग इसको दिए बिना नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है अर्ध सुखाधिकार।
इसे प्रतिभाषित सुखाधिकार भी कहते हैं। सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 13 में अर्ध सुखाधिकार भी दिया हुआ है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, तात्पर्य। अर्ध सुखाधिकार वह सुखाधिकार है जो अधिभावी संपत्ति को और सुविधाजनक एवं उपयोगी बनाने के लिए दिया जाता है। यह अत्यंत आवश्यकता का सुखाधिकार नहीं होता है। नंबर 2 पर दिया है उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उपरोक्त रेखा चित्र में पहले फैक्ट्री और जमीन ए की थी। ए ने इसका एक भाग बी को बेच दिया, तब भी ए की फैक्ट्री का पानी इसी नाली से बहता रहेगा, चाहे ए और बी में इसकी संविदा हुई हो या नहीं। इसका कारण यह है कि इन परिस्थितियों में यदि ए को किसी दूसरी नाली के निर्माण के लिए कहा जाए तो उसे अत्यधिक असुविधा होगी। नंबर 3 पे आता है आवश्यक शर्तें। अर्ध सुखाधिकार की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें होती हैं। नंबर 1, किसी व्यक्ति में किसी संपत्ति का स्वामित्व निहित होना उस संपत्ति का अधिभावी संपत्ति और अधिसेवी संपत्ति में बढ़ जाए। नंबर 2, अधिभावी संपत्ति को और सुविधाजनक तथा और उपयोगी बनाने के लिए सुखाधिकार की आवश्यकता होना। नंबर 3, यदि यहाँ अधिभावी संपत्ति के उपयोग के लिए विकल्प रहता है, जैसे उपरोक्त रेखा चित्र में यदि ए दूसरी दिशा में फैक्ट्री का पानी बहाना चाहे तो उसे पूरी फैक्ट्री उजाड़कर विपरीत दिशा में लगाना होगा, अर्थात ए को अत्यधिक असुविधा होगी। नंबर 4 पे आता है प्राप्ति के तरीके। अर्ध सुखाधिकार अंतरण, वसीयत, विभाजन तथा विधि के परिवर्तन द्वारा प्राप्त होता है। नंबर 5 पे आता है अंत। समस्या का समाधान हो जाने पर यह समाप्त हो जाता है। नंबर 6 पे आता है उद्देश्य। अर्ध सुखाधिकार का उद्देश्य अधिभावी संपत्ति को और अधिक सुविधाजनक तथा और अधिक उपयोगी बनाना है। नंबर 7 पे आता है वाद। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। लीला बनाम अंबु झांची व अन्य। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अर्ध सुखाधिकार तभी दिया जाएगा जब वर्तमान में इसकी आवश्यकता हो, न कि भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी। अगला वाद आया था वंशीलाल एवं अन्य बनाम निर्णय पत्रिका। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अर्ध सुखाधिकार तभी दिया जाएगा जब अधिभावी संपत्ति को और सुविधाजनक तथा और लाभप्रद बनाने जैसी स्थिति हो। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत सुखाधिकार को प्राप्त करने के दूसरे तरीके में आता है चिरभोग द्वारा सुखाधिकार। इसे देख लेते हैं। चिरभोग द्वारा सुखाधिकार धारा 15, 16 और 17। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 15, 16 और 17 चिरभोग द्वारा सुखाधिकार से संबंधित प्रावधान दिया हुआ है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, तात्पर्य। धारा 15 में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की भूमि को 20 वर्षों से लगातार प्रयोग कर रहा है, यह सरकारी भूमि है तो लगातार 30 वर्षों से लगातार प्रयोग कर रहा है, इस दौरान वह व्यक्ति या सरकार यदि किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करती है तो ऐसे में उसे प्रयोग करने वाले व्यक्ति को उस पर सुखाधिकार प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार के सुखाधिकार को चिरभोग द्वारा सुखाधिकार कहा जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए के घर के सामने बी की खाली जमीन पड़ी हुई है। ए उस पर से आना जाना शुरू कर देता है और 20 वर्षों तक उस पर से आता जाता है तथा इस दौरान बी या उसका संरक्षक ए को मना नहीं करता है, तो 20 वर्षों के पूर्ण हो जाने पर ए को बी की जमीन से जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा और इसे चिरभोग द्वारा सुखाधिकार कहा जाएगा। अगला आता है नंबर 3 पे आवश्यक शर्त। चिरभोग द्वारा सुखाधिकार तभी प्रदान किया जाएगा जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। नंबर 1, संपत्ति की गणना। चिरभोग द्वारा सुखाधिकार तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अधिभावी स्वामी किसी संपत्ति को किसी प्रकार से उपभोग में ला रहा है, इसके लिए अधिसेवी स्वामी ने अनुमति न दी है। नंबर 2 पे आता है 20 या 30 वर्षों तक शांतिपूर्ण उपयोग। चिरभोग द्वारा सुखाधिकार तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अधिभावी स्वामी ने 20 या 30 वर्षों तक शांतिपूर्ण ढंग से अधिसेवी स्वामी की इस अवधि में उसे न तो उस व्यक्ति ने उस संपत्ति के
उपभोग से मना किया हो और न ही सरकार ने। अगला आता है नंबर 4 पे अवधि की गणना। चिरभोग द्वारा सुखाधिकार प्राप्त करते समय 20 या 30 वर्षों की जो गणना की जाती है उससे संबंधित मुख्य नियम इस प्रकार है। नियम नंबर 1, यदि अधिसेवी स्वामी को इस बात की सूचना नहीं है कि अधिभावी स्वामी उसकी भूमि का उपभोग कर रहा है, मात्र इतने से ही अधिभावी स्वामी को सुखाधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। नियम नंबर 2, यदि अधिसेवी स्वामी अवस्थ मस्तिष्क या किसी ऐसी निर्योग्यता से ग्रसित है कि वह अधिभावी स्वामी को अपनी जमीन को इस्तेमाल करने से मना नहीं करे, अन्यथा अधिभावी स्वामी को 20 या 30 वर्ष तक पूरा होने पर सुखाधिकार दे दिया जाएगा। नियम नंबर 3, यदि उपभोग का तरीका बदल जाए या देवकृत्य से उपभोग में कोई अंतराल आ जाए तो 20 या 30 वर्ष की गणना करते समय उस अंतराल को जोड़ कर दिया जाता है और अधिभावी स्वामी को सुखाधिकार प्राप्त हो जाता है। नियम नंबर 4, यदि अधिसेवी स्वामी ने अपने को किसी व्यक्ति को सीमित हित या जीवन हित दे रखा है तो उस व्यक्ति के हित के दौरान अधिभावी स्वामी जितने दिन तक उस संपत्ति का इस्तेमाल किया है वह भी 20 वर्षों या 30 वर्षों की गणना में जोड़ लिया जाएगा, किंतु शर्त यह है कि सीमित हित या जीवन हित समाप्त होने पर भी अधिसेवी स्वामी में अधिभावी स्वामी को उस संपत्ति के इस्तेमाल से मना न किया हो और संपूर्ण इस्तेमाल 20 वर्षों का हो जाए। नंबर 5 पे आता है आवेदन की अवधि। भारतीय परिसीमा अवधि की धारा 25 में कहा गया है कि जिस दिन उपभोग के 20 वर्ष पूरा हो जाए उस दिन से 2 वर्षों के अंदर चिरभोग द्वारा सुखाधिकार प्राप्त करने के न्यायालय में आवेदन दे देना चाहिए। नंबर 6 पे आता है अपवाद। धारा 17 में कहा गया है कि निम्नलिखित चीजों के लिए चिरभोग द्वारा सुखाधिकार नहीं मिल सकता। नंबर 1, संपत्ति के पूर्ण विनाश के लिए। नंबर 2, गंदे पानी के बहाव के लिए जो अपदूषण हो। नंबर 3, मुर्दे गाड़ने के लिए। नंबर 4, चरवाह के लिए। नंबर 5, जमीन के नीचे पानी बहने के लिए। नंबर 6, अस्थायी रूप से इकट्ठा हुए पानी के लिए। अगला आता है वाद। इसके अंतर्गत आने वाले वादों को देख लेते हैं। मंजूर हुसैन बनाम हकीम अली। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि चिरभोग द्वारा सुखाधिकार तभी दिया जा सकता है जब अधिभावी स्वामी ने अधिसेवी स्वामी की जमीन का 20 या 30 वर्षों तक पूर्ण ढंग से उपभोग किया हो और 20 या 30 वर्ष पूरा होते ही इसके लिए 2 वर्ष के अंदर न्यायालय में आवेदन दे दिया हो। अगला बात आता है फकीर राम बनाम फैंकू एवं अन्य। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णित किया कि चिरभोग द्वारा सुखाधिकार तभी प्रदान किया जाएगा जब अधिभावी स्वामी ने अधिसेवी स्वामी की भूमि को 20 वर्षों तक वास्तविक उपभोग किया है। अगला वाद आया था जय नारायण बनाम राम दुलारे। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि गंदे पानी के बहाव के लिए सुखाधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह अपदूषण कहलाता है। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 के अंतर्गत सुखाधिकार को प्राप्त करने के तीसरे तरीके में आता है प्रथागत सुखाधिकार। प्रथागत सुखाधिकार। धारा 18 प्रथागत सुखाधिकार। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 18 में प्रथागत सुखाधिकार दिया हुआ है जिसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। नंबर 1, तात्पर्य। जो सुखाधिकार स्थानीय प्रथा के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें प्रथागत सुखाधिकार कहा जाता है। यह सुखाधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक समाज विशेष को प्रथा के आधार पर मिलता है। नंबर 2 पे आता है उदाहरण। प्रथागत सुखाधिकार के निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। नंबर 1, कुएं से पानी लेने का अधिकार। नंबर 2, एकांतता का अधिकार। नंबर 3, मृतकों को गाड़ने का अधिकार। नंबर 4, पेड़ काटने का अधिकार। नंबर 5, पुष्प चुनने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार। नंबर 6, गुड़िया विसर्जित करने का अधिकार। नंबर 3 पे आता है आवश्यक शर्तें। चूंकि प्रथागत सुखाधिकार प्रथा के अभाव से प्राप्त किया जाता है इसलिए यह आवश्यक है कि उस प्रथा को वैध प्रथा होना चाहिए। वैध प्रथा की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें होती हैं
जिससे प्रथागत सुखाधिकार प्राप्त होता है। नंबर 1, शांतिपूर्ण उपभोग। प्रथा के आधार पर सुखाधिकार तभी दिया जा सकता है जबकि उसके उपभोग में किसी प्रकार का विवाद न हुआ हो, अर्थात सुखाधिकार मांगे जाने एक उसका शांतिपूर्ण उपभोग किया गया हो। नंबर 2, प्राचीनता। प्रथा के आधार पर सुखाधिकार तभी दिया जा सकता है जबकि वह प्रथा इतनी प्राचीन हो कि उस समाज के सबसे वृद्ध व्यक्ति को भी याद न आ रहा हो कि वह प्रथा कब से चली आ रही है, अर्थात वह प्रथा स्मरणातीत हो। इंग्लैंड में इसी प्रथा को प्राचीन तब मानते हैं जब वह 1189 एडी की हो या उससे पहले की हो। नंबर 3 पे आता है निश्चितता। प्रथागत सुखाधिकार के लिए तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि उस प्रथा को निश्चित होना चाहिए, अर्थात उसका उद्देश्य, उपभोग, दूरी तथा क्षेत्र निश्चित हो। इसमें वाद आया था ब्रांड बैंड बनाम विलिक्स। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने यह निर्धारित किया कि यदि प्रथा निश्चित नहीं है तो उसके आधार पर प्रथागत सुखाधिकार नहीं दिया जा सकता। नंबर 4 पे आता है अनुरूपता। प्रथागत सुखाधिकार की प्राप्ति के लिए प्रथा ऐसी होनी चाहिए जो उस समय विधियों के अनुरूप हो। यदि प्रथा उस समय प्रचलित किसी विधि के प्रतिकूल है तो उसके आधार पर प्रथागत सुखाधिकार नहीं दिया जाएगा। नंबर 5 पे आता है युक्तियुक्त। प्रथागत सुखाधिकार प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उस प्रथा को युक्तियुक्त होना चाहिए। जो प्रथा जनसाधारण के लिए उपयुक्त हो उसे सुखाधिकार देते समय न्यायालय युक्तियुक्त मान लेता है। नंबर 6 पे आता है ग्राह्यता। प्रथागत सुखाधिकार के लिए यह भी आवश्यक है कि यह कथन ग्राह्य हो, अर्थात वह लोकमत द्वारा समर्पित हो और उसका प्रयोग अधिकार के रूप में हो रहा हो। नंबर 7 पे आता है नैतिकता। प्रथा के आधार पर सुखाधिकार तभी दिया जा सकता है जब जिस प्रथा के आधार पर इसे मांगा जा रहा हो वह नैतिक हो। नंबर 8 पे आता है निरंतरता। प्रथा के आधार पर प्रथागत सुखाधिकार तभी दिया जाता है जब वह प्रथा स्मरणातीत काल को निरंतर चली आ रही हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।